इस ब्रह्मांड में होने वाली छोटी से छोटी घटना हमको इस ब्रह्मांड के अनेकों सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और जो चीज़ हमको इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है उस चीज़ को हम कहते हैं फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो कि फिजिकल और इस यूनिवर्स से जुड़ी हुई कई सारी एंटिटीज़ जैसे कि मास, एनर्जी, फोर्स, वर्क, हीट, इनके बीच के रिलेशंस और उनके बिहेवियर को समझाने की कोशिश करती है। बेसिकली फिजिक्स का मेन गोल है इस बात को जानना कि कैसे हमारा यूनिवर्स बिहेव करता है, कैसे हमारा यूनिवर्स वर्क करता है। खैर, यूनिवर्स की अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए हम लोगों ने फिजिक्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि जब हम काफ़ी हाई स्पीड के नज़रिए से इस यूनिवर्स को देखते हैं, देन हमारे सामने आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब हम काफ़ी स्मॉल एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं तब हमारे सामने आती है क्वांटम मैकेनिक्स। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तब हमारे सामने आती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। जब हम हीट से जुड़ी हुई स्टडी करते हैं तो हमारे सामने आती है थर्मोडायनेमिक्स। और जब हम क्लासिकल पार्टिकल की बात करते हैं तो हमारे सामने आती है क्लासिकल मैकेनिक्स। इसी प्रकार से हमने फिजिक्स को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया है, और इसी तरह से यूनिवर्स की वर्किंग को समझाने के लिए भी हम लोगों ने कई सारे मॉडल्स और थ्योरीज को बनाया है, जैसे कि बिग बैंग, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल फिजिक्स, यूनिवर्स इन्फ्लेशन मॉडल और इसी तरह की कई सारी थ्योरीज। और इनमें से आज जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमको ये समझाती है कि कैसे ये ब्रह्मांड वर्क करता है, कैसे हीट इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली अपनी 3 लॉज पर वर्क करती है, पर आज जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है एंट्रोपी। आई नो आपने एंट्रोपी शब्द फिजिक्स में और जनरली कई सारी जगहों पर सुना होगा। इनफैक्ट मैंने भी अपनी कई सारी वीडियो में आपको एंट्रोपी के बारे में बताया है, पर आज हम एंट्रोपी को पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एंट्रोपी क्या होती है और क्यों वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंट्रोपी का ओरिजिन मिड 19th सेंचुरी में हुआ, जब हीट इंजन पर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा था। इनफैक्ट हीट इंजन की एफिशिएंसी पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था, और कई सारी जनरेशन्स ऑफ स्टडी के बाद फाइनली एंट्रोपी को डिस्कवर किया गया। जनरली जब भी हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं तो हमको एंट्रोपी को डिफाइन करने के लिए हमेशा एक इक्वेशन दिखाई जाती है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, जहाँ पर Q रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट को एंड T रिप्रेजेंट करता है थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर को। पर आज हम लोग एंट्रोपी को डिग्री ऑफ डिसऑर्डर के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं कि चीज़ों में कितनी रैंडमनेस मौजूद है, एंड इसके आपको इंटरनेट पर कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। और आप में से भी कई सारे लोग एंट्रोपी को इसी चीज़ से डिफाइन करते हो कि एंट्रोपी मतलब अमाउंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। एंड एज अ बेसिक नॉलेज हम जानते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। हमारा ब्रह्मांड अपनी मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट में आना चाहता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि नेचर का एक नियम है कि चीज़ें हमेशा डिसऑर्डरनेस में आना चाहती हैं। आपका साफ़ किया हुआ रूम कुछ समय के बाद फिर से गंदा हो जाता है, आपका ईयरफोन पॉकेट में रखने के बाद उलझ जाता है। इसको आप एंट्रोपी का एक एप्लीकेशन समझ सकते हो। एंड हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये तो बता ही दूंगा कि कैसे आप अपने ईयरफोन को टेंगल होने से बचा सकते हो। एंट्रोपी के कंसेप्ट को जानने के बाद आपके ईयरफोन कभी भी उलझेंगे नहीं, कभी भी डिसऑर्डर नहीं होंगे। पर हाँ, एंट्रोपी के कंसेप्ट को डिसऑर्डरनेस के नज़रिए से समझने के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि चेंज इन एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल्स पर केल्विन, लेकिन डिसऑर्डरनेस की तो कोई भी यूनिट नहीं होती। वैसे एंट्रोपी का कंसेप्ट मेनली हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है, तो इसलिए हम ब्रीफली थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को जान लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। सेकंड लॉ किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन देता है। तीसरा लॉ ये कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर प्योर सब्सटेंसेस के पास सेम एंट्रोपी होती है, जिसको हम जीरो मानते हैं। क्लासिकली कोई भी सिस्टम जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मौजूद हो, उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होती। उसके अंदर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जब ऐसे सिस्टम में बाहर से हीट सप्लाई की जाती है तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं। इसके कारण हमको सिस्टम पर
टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखता है। चलिए अब हम एंट्रोपी को पूरा डिटेल में जानते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के साथ कंसीडर करेंगे। फिजिकली यहाँ पर हम थोड़ा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के आइडिया से भी एंट्रोपी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं एंट्रोपी को एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो उसकी सबसे प्रॉपर डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ मिसिंग। मतलब किसी सिस्टम के बारे में हमको कितनी इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है उसको हम एंट्रोपी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज अगर आपको ये जानना है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ तो मैं आपसे कहूँगा आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। तो यहाँ पर मेरी लोकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी हाई एंट्रोपी मौजूद है, क्योंकि इंडिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री है और इंडिया में मैं कहाँ पर रहता हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी भी मिसिंग है। मैं कहाँ पर रहता हूँ इसके बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए आपको और भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। नाउ अब मैं आपको अपना पिन कोड देता हूँ 284002। अब पिन कोड जानने के बाद भी आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, पर इस केस में पहले के कंपैरिजन में एंट्रोपी कम है, क्योंकि इस बार आपके पास मेरी लोकेशन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। पहले के कंपैरिजन में आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं इंडिया की किस सिटी में रहता हूँ। पिन कोड एक 6 डिजिट नंबर है, तो मतलब मैंने आपको 6 डिजिट की इन्फॉर्मेशन दी। आपकी एंट्रोपी कि मैं कहाँ पर हूँ वो 6 डिजिट कम हो गई। पहले जब मैंने कहा कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मेरी लोकेशन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, मतलब एंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा हाई है। बट सेकंड केस में जैसे ही मैंने आपको अपने पिन कोड की लोकेशन दी तो मेरे रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई, तो मतलब एंट्रोपी पहले से कम हुई। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं 10 डाइस को एक साथ रोल करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इनका सम 30 आया। अब आप ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली हर एक डाइस पर एग्जैक्ट नंबर कौन सा मौजूद होगा जिससे कि सम 30 आ जाए, तो मतलब यहाँ पर एंट्रोपी है, यहाँ पर मिसिंग इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब हर एक डाइस पर जो नंबर मौजूद है, हर एक डाइस पर जो एग्जैक्ट नंबर मौजूद है, हम उसको कहते हैं माइक्रोस्टेट। और जो हर एक डाइस यानी कि टोटल 10 डाइस का सम है उसको हम कहेंगे मैक्रोस्टेट। अब यहाँ पर इस केस में टोटल 2930455 माइक्रोस्टेट मौजूद हैं उन डाइस के मैक्रोस्टेट के रेस्पेक्ट में जिसका सम 30 है। अगर मैं आपसे कहता कि रोल करने के बाद 10 डाइसेस का सम 59 आया, देन इस केस में और भी ज़्यादा माइक्रोस्टेट मौजूद होती। मतलब यहाँ पर मैक्रोस्टेट 59 है और माइक्रोस्टेट पहले के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मैक्रोस्टेट के लिए अलग अलग एंट्रोपी होती है। फिर चाहे हमारा गिवन सिस्टम सेम बना रहे जैसा कि इस डाइस के केस में हुआ। चलो अगर मैं आपको इस मिसिंग इन्फॉर्मेशन में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं, लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि पहले 5 डाइस का सम 13 है और अगले 5 डाइस का सम 17 है, देन टोटल सम तो 30 ही रहा। बट इस केस में आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, मैंने आपको इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन बता दी। तो अब पहले 5 डाइसेस के लिए जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी वो होंगी 420 और अगले 5 डाइसेस के लिए जो माइक्रोस्टेट होंगी वो होंगी 780। और अगर हम 420 इंटू 780 करें तो हमको टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मिल जाएंगी। और इस केस में जब हमने आपको थोड़ी मिसिंग इन्फॉर्मेशन दी तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 327600। मतलब इस केस में इतनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मौजूद हैं। और अगर आप पहले वाली माइक्रोस्टेट से इनको कंपैरिजन करो तो पहले 7 डिजिट तक माइक्रोस्टेट थी, लेकिन इस बार 6 डिजिट तक माइक्रोस्टेट हैं। यहाँ पर 1 डिजिट की कम एंट्रोपी मौजूद है। तो आई थिंक इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि जितना मैं आपको सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। हम हमेशा एंट्रोपी को उन नंबर्स ऑफ डिजिट से मेजर करते हैं जो कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के पास हैं, और नंबर ऑफ डिजिट्स को मैथमेटिकली हमने लॉगरिथम का नाम दिया है। एंट्रोपी को हम ऐसे डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो आप इस रिलेशनशिप को देखिए S = log ओमेगा। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन फार्मूला फॉर एंट्रोपी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर केवल एक माइक्रोस्टेट मौजूद है देन उस सिस्टम के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं होगी। एंड इस केस में जो एंट्रोपी आएगी वो होगी 0। लाइक आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो S = log 1। 1 यहाँ पर हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 है एंड log 1 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर एंट्रोपी कितनी हुई 0।
और यही नहीं, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला हमको ये भी बताता है कि जब दो इंडिपेंडेंट सिस्टम होंगे देन तब क्या होगा। सपोज अगर आपके पहले सिस्टम में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ए हैं एंड सेकंड सिस्टम में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बी हैं, देन यहाँ पर ए इंटू बी नंबर ऑफ कंबाइंड माइक्रोस्टेट की पॉसिबिलिटीज होंगी। लेकिन लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये कहती है log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b। मतलब यहाँ पर आप इंडिविजुअल सिस्टम की एंट्रोपी फाइंड करके उनको ऐड करके कंबाइंड सिस्टम की एंट्रोपी निकाल सकते हो। अब मेनली फिजिक्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स एंट्रोपी को लेकर कंफ्यूज होते हैं और इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो एंट्रोपी को किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी समझते हैं, जैसे कि सिस्टम के पास कुछ अमाउंट में एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, चार्जेस होते हैं, बट किसी भी सिस्टम के पास पर्टिकुलर अमाउंट में एंट्रोपी नहीं होती। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए उस सिस्टम के बारे में मिसिंग होगी उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी, जैसा कि मैंने आपको रोलिंग डाइस वाले एग्जाम्पल में समझाया था। जब मैंने आपको पिन कोड नहीं बताया तो उस केस में एंट्रोपी ज़्यादा थी क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ज़्यादा थी, बट जैसे ही मैंने आपको पार्शियल सम बता दिया देन उस केस में एंट्रोपी कम हो गई क्योंकि आपको उस सिस्टम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग गया। मतलब एंट्रोपी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस सिस्टम के बारे में कितना जानते हो और ये बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज से अलग है। इसी कारण यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होता है। लाइक एक पिस्टन के एग्जाम्पल को लीजिए जो कि गैस से भरा हुआ है, तो पोजीशन और मोमेंटम हर एक गैस मॉलिक्यूल की ये उस सिस्टम की माइक्रोस्टेट है और जो मैक्रोस्टेट है वो है प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम और उसके केमिकल कंपोजिशन। अगर आप केवल प्रेशर, डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में जान जाते हो तो हाँ ये काफ़ी यूजफुल है, बट यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर किसी गिवन मैक्रोस्टेट में कई सारी माइक्रोस्टेट हो सकती हैं और जब आप सारी माइक्रोस्टेट के बारे में जान जाओ तो जिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत होती है माइक्रोस्टेट के बारे में जानने के लिए, उसको भी आप एंट्रोपी की तरह डिफाइन कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक एंट्रोपी की कुछ भी यूजफुल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बताया। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो केवल डेफिनेशंस ही थी, सिंपली एंट्रोपी की एक बेसिक आउटलाइन ही थी। इसको जानने के बाद अब आप कैलकुलेशन की तरफ बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, या तो सेम रहेगी एंड मैक्सिमम केस में बढ़ेगी, बट कभी भी कम नहीं होगी। तो अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हो कि जब हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं तो उस केस में अमाउंट ऑफ डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है एंड एंट्रोपी भी समहाउ कम दिखने लगती है। तो सुनिए, यहाँ पर आप फिर से एक पिस्टन को इमेजिन कीजिए। तो सपोज अगर मैं केवल सारी मैक्रोस्टेट के बारे में जानता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंट्रोपी मौजूद होगी, पर मैं उस गैस से जुड़ी हुई एंट्रोपी को कम कर सकता हूँ किसी और चीज़ की एंट्रोपी को इंक्रीज करके। मतलब एक सिस्टम की एंट्रोपी को कम करने के लिए दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ा दिया। आप रेफ्रिजरेटर में गैस को कूल करते हो जिससे मॉलिक्यूल्स की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है और गैस की एंट्रोपी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर होता है वो अपनी बॉडी से हीट जनरेट करता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर की एंट्रोपी तो नहीं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट की एंट्रोपी बढ़ जाती है, जबकि एंट्रोपी ऑफ द गैस पहले के कंपैरिजन में थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर आपको किसी गैस की कंप्लीट माइक्रोस्टेट की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए देन आपके लिए उस केस में कम एंट्रोपी होगी। पर एज अ जनरल अगर आप किसी सिस्टम की एंट्रोपी को कम करोगे देन किसी दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी को आप इंक्रीज करोगे। इनफैक्ट हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी को इंक्रीज करोगे और इसी कारण ये कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। ना वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि कैसे आप अपने ईयरफोन को टेंगल होने से रोक सकते हो, तो इसका सिंपल आंसर बस ये होगा कि आप अपने ईयरफोन को एक क्लोज्ड लूप में बांध कर रखो। लाइक उसके दोनों एंड को पॉकेट के बाहर रखो जिससे कि पॉकेट के अंदर क्लोज लूप बन जाए, देन आपका ईयरफोन कभी भी टेंगल नहीं होगा। इसके पीछे एक अलग ही नॉट थ्योरी है जिसकी बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। पर यहाँ पर आप एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हो जिसकी एंट्रोपी बढ़ने की बजाय कम हो रही हो, देन उस केस में ये पॉसिबल हो सकता है कि भले ही उस यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो रही हो लेकिन वो कम होती हुई एंट्रोपी किसी दूसरे यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रही हो। अगर ये बात सही है तो यहाँ पर मल्टीवर्स का कंसेप्ट इमर्ज होता है। फिलहाल ये तो एंट्रोपी की कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। एंट्रोपी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे ये थर्मोडायनेमिक्स में हमारे काम आती है,
कैसे एंट्रोपी एरो ऑफ टाइम्स के साथ जुड़ी हुई है, इन सब टॉपिक्स की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल आपको एंट्रोपी के बारे में क्या लगता है, अपने वैल्यूएबल कमेंट हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।